नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा के लेटेस्ट Q4 और FY26 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की। हम इसको बिल्कुल एक टॉप डाउन अप्रोच से समझेंगे। तो आइए इस कॉर्पोरेट पजल के हर एक टुकड़े को जोड़ते हैं और इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी को डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे सबसे बड़े आंकड़े से शुरुआत करते हैं और वो है 14,278 करोड़ रुपए। सीरियसली ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये मैनकाइंड फार्मा का पूरे FY26 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। ये एक सिंगल नंबर कंपनी के मैसिव स्केल और उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस की पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रास्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले हम Q4 और FY26 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखेंगे, फिर उनके ग्रोथ इंजन्स को समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उनके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, लीडरशिप डिसीजंस और आखिर में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की। एकदम मैक्रो नंबर्स से लेकर माइक्रो लेवल तक का सफर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, Q4 और FY26 फाइनेंशियल हाइलाइट्स। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इनका रेवेन्यू 12,207 करोड़ से सीधा जम करके 14,278 करोड़ हो गया है। मतलब सीधे सीधे लगभग 17% की YOY ग्रोथ। इसके साथ ही एडजस्टेड ईबिटा में भी काफी मजबूत उछाल आया है। पर हाँ, एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर यह है कि अगर हम उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT को देखें तो उसमें थोड़ी सी करीब 3.4% की गिरावट दिखती है, जो 2007 करोड़ से घटकर 1938 करोड़ रह गया है। सो टॉप लाइन सॉलिड है, बॉटम लाइन में हल्का सा एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। लेकिन रुकिए, अगर हम सिर्फ साल के आखिरी क्वार्टर यानी Q4 को आइसोलेट करके देखें तो स्टोरी थोड़ी बदल जाती है। साल का अंत बहुत ही दमदार रहा। Q4 का नेट प्रॉफिट 425 करोड़ से शूट अप होकर सीधा 560 करोड़ पर पहुंच गया। दैट इज एन इंप्रेसिव 31.8% सर्ज। इस शानदार बॉटम लाइन के पीछे दो मेन रीजंस रहे, टैक्स एक्सपेंसेस का कम होना और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में आई तेजी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, डिकोडिंग द ग्रोथ इंजन्स। आखिर इन नंबर्स को ड्राइव कौन कर रहा है? अगर हम रेवेन्यू को स्प्लिट करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि घरेलू बाजार यानी डोमेस्टिक मार्केट इनका अनडिनाइबल पावर हाउस है। उनके टोटल रेवेन्यू का मैसिव 85% हिस्सा यहीं से आता है, जो इस साल फिगर्स में करीब 12,217 करोड़ रुपए रहा, जबकि इंटरनेशनल और एक्सपोर्ट्स का हिस्सा सिर्फ 15% पर है। अब इस 85% डोमेस्टिक शेयर के पीछे सबसे बड़ा सो व्हाट फैक्टर क्या है? वो है क्रॉनिक थेरेपीज पर इनका डिलिबरेट और लगातार फोकस। और सच में ये स्ट्रैटेजी बेहतरीन नतीजे दे रही है। Q4 FY26 में क्रॉनिक थेरेपी का शेयर 120 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर लगभग 40% हो गया है। बेसिकली लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट इनके बिजनेस का एक मेजर पिलर बन चुका है। इस ग्रोथ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। लॉन्ग टर्म इलनेस ट्रीटमेंट्स में दो एरिया सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। कार्डियक सेगमेंट में 14.7% और एंटी डायबिटीज सेगमेंट में 11.6% का सॉलिड ग्रोथ दिखाया है। यही वो दो मुख्य कैटेगरीज हैं जिन्होंने ओवरऑल शेयर में उस 120 बेसिस पॉइंट के इजाफे को फ्यूल किया है। इसके अलावा इनका ओवर द काउंटर यानी OTC सेगमेंट भी पीछे नहीं है। वहां भी 20% का एक तगड़ा सर्ज देखने को मिला है। और ये ग्रोथ आई कहां से? मैनफोर्स, प्रेगन्यूज, गैसोफास्ट और निमुलिक जैसी वेल नोन हाउस होल्ड ब्रांड से। ई कॉमर्स के तेजी से बढ़ते अडॉप्शन ने इन ब्रांड्स की सेल्स को वाकई एक नई उड़ान दे दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इनके एक्सपोर्ट्स को देखें तो पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है। पूरे साल के एक्सपोर्ट रेवेन्यू में भले ही एक शानदार 34.5% की भारी ग्रोथ हुई हो, लेकिन अगर हम सिर्फ Q4 के आंकड़े पर नजर डालें तो ये ग्रोथ महज 4% पर सिमट गई है। अब ऐसा क्यों हुआ? मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है कि इस धीमी रफ्तार की मुख्य वजह करंट जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स हैं। ग्लोबल सिचुएशंस का असर यहां पर साफ दिख रहा है। Let's move to the next section and see how this builds into their overall business structure. तीसरा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्विजिशंस। अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने दो बहुत ही क्रिटिकल बिजनेस मूव्स लिए हैं। पहला, भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स के विमेन्स हेल्थ पोर्टफोलियो का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन और दूसरा, मैनकाइंड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड में 500 करोड़ रुपए का मैसिव इन्वेस्टमेंट। ये जो 500 करोड़ का निवेश है ना, ये सीधे तौर पर उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने और एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने में काम आएगा। और यहां एक और बड़ा फिगर आता है, लगभग 1250 करोड़ रुपए। ये वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCDs हैं जिन्हें उन्होंने अप्रैल 26 में रिडीम किया था। इस प्रोसेस से कंपनी को अपना सिक्योरिटी कवर रीअलाइन करने और कैपिटल एलोकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज करने में काफी मदद मिलती है।
चौथा सेक्शन, बारी आती है उनके इंटरनल चेक्स और बोर्ड डिसीजंस की, लीडरशिप डिसीजंस एंड गवर्नेंस। Now, what's really interesting here is this specific decision. कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसी चीजें बहुत रेयर देखने को मिलती हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव्स रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा और शीतल अरोरा ने ऑफिशियली अपने FY 2025-26 के कमीशंस लेने से साफ इनकार कर दिया है। क्यों? ताकि वो अपना पर्सनल पे आउट छोड़कर कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी कैश पोजीशन को और मजबूत कर सकें। That's a huge statement about their commitment to future expansion. गवर्नेंस की इस पिक्चर को पूरा करने के लिए हमें इन लीडरशिप चेंजेस को भी नोट करना पड़ेगा। सतीश कुमार शर्मा को आगे के 5 सालों के लिए होल टाइम डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंट किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल CIO प्रमोद गोखले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इंटरनल शिफ्ट हमें बताते हैं कि FY 27 की तरफ बढ़ते हुए कंपनी का स्ट्रक्चरल स्वरूप कैसा होने वाला है। और अब आते हैं अपने आखिरी एजेंडा आइटम पर, 5वां सेक्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अलॉटमेंट्स। देखते हैं कि कंपनी अपनी वर्कफोर्स को कैसे रिवॉर्ड कर रही है। हमेशा की तरह हम सीधे प्राइमरी सोर्स पर जाते हैं। ये डिटेल्स हमने 19 मई 2026 की ऑफिशियल BSE और NSE रेगुलेटरी फाइलिंग से ली हैं। ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करना जरूरी है ताकि हमारी हर एक एनालिसिस बिल्कुल ऑथेंटिक, एक्यूरेट और भरोसेमंद रहे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मैनकाइंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 2022 के तहत लगभग 80,872 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए गए हैं। इस कदम के 2 सीधे असर होते हैं। पहला, एलिजिबल एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत और निष्ठा का सॉलिड इनाम मिलता है, और दूसरा, मैथमेटिकली इससे कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल भी लॉजिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इन सारे आंकड़ों, ग्रोथ इंजन्स और इनके स्ट्रेटेजिक मूव्स को समझने के बाद एक वाकई बड़ा सवाल उठता है। मैनकाइंड फार्मा ने जिस मासिव लेवल पर अपनी डोमेस्टिक रीच बढ़ाई है, क्रॉनिक थेरेपीज को पुश किया है और नए एक्विजिशंस किए हैं, आने वाले वक्त में इनका ये ट्रैजेक्टरी सन फार्मा और सिप्ला जैसे जायंट्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म करेगा? डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस मार्केट का ये मुकाबला आगे क्या नया मोड़ लेने वाला है? ये वाकई में एक सोचने लायक बात है। इसके साथ ही हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।